गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 बायोटेक्नोलॉजी का भाग 8 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो आपका पुनर्योगज डीएनए है उसके 4 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण होता है जो आपका वांछित डीएनए है उसका पृथक्करण तथा वर्ण करना, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरा जो होता है बच्चों वह वाहक डीएनए का चयन करना। तीसरा वाहक डीएनए तथा वांछित डीएनए को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना। और चौथा पुनर्योगज डीएनए को पोषक में स्थानांतरित करना। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि वाहक डीएनए का चयन कैसे करते हैं। बच्चों, वाहक डीएनए का चयन करने के लिए इनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो वाहक डीएनए का चयन करने के लिए निम्न विशेषताएं होना चाहिए। पहला जो विशेषता है, ठीक है, वाहक डीएनए के चयन में, तो वाहक डीएनए का आकार छोटा होना चाहिए। वाहक डीएनए का आकार जो है, जो वाहक डीएनए का जो अणु है उसका आकार बच्चों क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यह इनकी पहली विशेषता है वाहक डीएनए के चयन में। वाहक डीएनए के चयन में पहला जो है आपकी यही विशेषता है कि वाहक डीएनए का जो अणु है वह आकार में छोटा होना चाहिए। दूसरा जो बच्चों, यह इसकी दूसरी विशेषता है कि जो आपका वाहक डीएनए है, वाहक डीएनए को जब हम किसी कोशिका से निकालते हैं, मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया से हम निकालते हैं वाहक डीएनए को, अर्थात प्लाज्म को निकालते हैं, तो उसको सरलता से निकाला जा सके, माने आसानी से हम उसको निकाल सके तथा वह शुद्ध रूप से प्राप्त हो। यह इसकी दूसरी विशेषता है वाहक डीएनए के चयन में। तीसरी जो इसकी विशेषता है बच्चों, चाहिए बच्चों, यह इसकी तीसरी विशेषता है। जो वाहक डीएनए है, वाहक डीएनए पर जो पेनिंड्रोम सीक्वेंस हो वही वांछित डीएनए पर भी पेनिंड्रोम सीक्वेंस होना चाहिए। यदि बच्चों अलग अलग सीक्वेंस होगा, पेनिंड्रोम अलग अलग सीक्वेंस होगा, तो इनको काटने के लिए अलग अलग जो है हमें जो है प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करना होगा। जब अलग अलग एंजाइम से इन पेनिंड्रोम सीक्वेंस को काटेंगे तो वह वांछित डीएनए तथा वाहक डीएनए वह एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि काटने पर जो उनके चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनी क्षार, अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वह एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। इसका अध्ययन हम बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको देखना हो तो पिछले वाला वीडियो जाकर आप देखें। तो यह इनकी तीसरी विशेषता थी। और चौथी विशेषता है ऊर्जा। ठीक है बच्चों, यह इनका चौथी विशेषता है कि जो वाहक डीएनए है, वाहक डीएनए पर जो वांछित डीएनए है उसको जोड़ा जा सके, अर्थात वाहक डीएनए में वांछित डीएनए को जोड़ने की क्षमता हो। यह इनकी चौथी विशेषता है। इनकी पांचवा विशेषता अगर देखा जाए तो जो बच्चों पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है या रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए प्राप्त होता है, यह इसकी पांचवी विशेषता और अंतिम विशेषता है बच्चों कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है, अर्थात जो वाहक डीएनए और वांछित डीएनए को जो हम जोड़ते हैं तो उससे जो डीएनए प्राप्त होता है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। तो जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो उसकी अनेक प्रतिकृतियां बनाई जा सके, अर्थात उसकी अनेक कापियां बनाई जा सके, ऐसी क्षमता जो है इस वाहक डीएनए में होना चाहिए। तो यह इसकी बच्चों 5 विशेषता है। ठीक है, इन 5 विशेषताएं जो है इस वाहक डीएनए के चयन को ध्यान में रखा जाता है।
तो इस तरह से यह मेरा दूसरा जो प्रक्रिया था वह इसी के साथ पूरा हुआ कि वाहक डीएनए का चयन हम जो है 5 चीजों को देखकर, अर्थात इनकी 5 विशेषताएं होती हैं, इन्हीं को देखकर हम वाहक डीएनए का चयन करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इनका तीसरा चरण क्या है। तो तीसरा चरण है वाहक डीएनए व वांछित डीएनए को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करना। तो मान लीजिए बच्चों, यह आपका मनुष्य का जो है, यह मान लीजिए मनुष्य का आपका डीएनए है, मनुष्य का डीएनए है इस तरह से, यह मनुष्य का आपका डीएनए है, ह्यूमन सेल है, और यह मान लीजिए आपका यह बैक्टीरिया का जो है आपका जो है। तो इससे जो है इन दोनों को जो हम काटते हैं, काटकर जब हम इनके डीएनए खंड प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको काटने के लिए हम एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह मान लीजिए जो है आपका जो है ह्यूमन सेल है, यह आपका ह्यूमन की जो है आपकी डीएनए है और यह आपके बैक्टीरिया का है। तो जब हम दोनों को काटकर दोनों के डीएनए खंडों को जो हम अलग करते हैं, तो इनको काटने के लिए बच्चों हम एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसको इको R1 से काट रहे हैं, तो इसको भी हम इको R1 से ही कट करेंगे। यदि तो अलग अलग जो है हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से काटेंगे, तो इनके जो चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं, उन पर जो आयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार है वह अलग अलग प्राप्त होंगे, और जिसके कारण जो है वह जुड़ नहीं पाते। तो यदि हम इसको काटते हैं बच्चों, तो इस तरह से इनका यह होना चाहिए। तो चूंकि देखिए यह सिरा आपका AATT है, तो यह सिरा आपका होगा TTAA, और यह सिरा होगा आपका AAT और T। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब एक ही जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से काटते हैं, तो हमने जो है यह निकाल लिया, यह डीएनए मैंने ह्यूमन सेल से निकाल लिया और यह इस बैक्टीरिया से निकाल दिया। जब एक ही न्यूक्लियो एंजाइम से काटते हैं, तो ध्यान रखिए जो इनके चिपचिपे सिरे हैं, इन पे जो आयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार है, देखिए AATT और TTAA। यहाँ पर देखिए यह AATT है, तो यहाँ पर TTAA है। यदि हम इसको यहाँ पर जोड़ दें बच्चों, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे, तो यह वाला जो सिरा है, यहाँ देखिए यह वाला सिरा, यह TTAA है। इस जो है प्लाज्मिड का जो है यह आयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार है। जब हम इस वाले सिरों को जोड़ते हैं, तो यह वाला सिरा इस तरह से आके जुड़ेगा, और यह वाला सिरा आपका T के साथ A जुड़ता है, T के साथ A जुड़ेगा, A के साथ T जुड़ता है, और A के साथ T जुड़ता है, जो यहाँ है देखिए AATT। यहाँ जो है यह प्लाज्मिड का जो है आयुग्मित जो है नाइट्रोजनी क्षार है TTAA, और यह इसका है AATT। तो T के साथ A जुड़ेगा, T के साथ A जुड़ेगा, A के साथ T जुड़ेगा, A के साथ T जुड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बच्चों जो है आपका, यहाँ भी जो है इस तरह से यह जुड़ जाएगा। अब चूंकि यहाँ AATT है, तो यह वाला जो है यह होगा आपका TTAA। तो इस तरह से यहाँ आके यह जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह तभी जुड़ेंगे जब यह दोनों एक ही प्रतिबंधन जो है एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से काटा जाए, अन्यथा इनके जो चिपचिपे सिरे हैं, इस पर जो आयुग्मित नाइट्रोजन क्षार हैं वह अलग अलग होंगे, जिसके कारण जो है यह जुड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब हम इनको काट लेते हैं, ठीक है, तो काट कर जो है हम इनको लाइगेज एंजाइम द्वारा
हम इनको क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और यह जो प्राप्त हुआ बच्चों इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इन्हीं को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से यह इनका तीसरा चरण संपन्न हुआ, वाहक डीएनए या वांछित डीएनए को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करना। इस तरह से हम जो है इनका जो आपका पुनर्योगज डीएनए का तीसरा चरण है इस तरह से संपन्न होता है। अब इसका आता है चौथा चरण, अर्थात यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम पोषक कोशिका में स्थानांतरित करते हैं और इस पोषक कोशिका में क्या होता है, इसकी अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसके विषय में हम अगले वीडियो अर्थात आपका भाग 8 में अध्ययन करेंगे बच्चों। हम अभी तक 3 चरण आपको बता दिए बच्चों। यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बच्चों इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं भाग 9 में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।